दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग टारगेट सीरीज के अंतर्गत जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चंस हमने दिल्ली पुलिस एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए तैयार किए हैं। ओके, साथ में इंक्लूड रहते हैं हमारे करंट अफेयर से प्रश्न भी। वीडियो के स्टार्टिंग में 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम ऊषा अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम ऊषा। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, कृषि व कल्याण मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। चलिए वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, फिर हमारा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। शिक्षा मंत्रालय की ये एक पहल है जो कि किसके अंतर्गत आती है? देखिए वर्ष 2013 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था रूसा के नाम से। रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और उसी रूसा के अंतर्गत जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को चलाया गया, यानी ऊषा को चलाया गया, यानी रूसा के अंतर्गत ऊषा को चलाया गया, ऊषा अभियान को। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको पता होगा 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। और ये कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताइए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तेलंगाना में? देखिए राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। देखिए मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य के राज्य उद्योग संवर्धन निगमन औद्योगिक पार्क में खोला जाएगा। परीक्षण केंद्र राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाएगा। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। आपके ऑप्शंस हैं 15 जुलाई, 19 जुलाई, 17 अगस्त या 19 अगस्त। एंड ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, लास्ट वाला, यानी 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। देखिए ह्यूमन राइट कमीशन से एक प्रश्न तो आएगा, या तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पूछ लेगा, या पूछ लेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर पूछ लेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है, मानवाधिकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, यूएन को आप अच्छे से याद रखिए, ध्यान रखिए कौन अध्यक्ष है, कहाँ इसकी जो है संस्था है, यानी मुख्यालय कहाँ है। जो वर्ल्ड लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे डब्ल्यूटीओ हुआ, यूएनओ हुआ, इनको आप याद रखिए। ओके, यहाँ से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तो जरूर आएगा, क्योंकि हमने जब देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो यहाँ से हर सेट में एक प्रश्न पूछा है उन्होंने, यानी इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं वहां से एक प्रश्न उन्होंने पूछा ही है। 19 अगस्त को यह दिवस उन व्यक्तियों की अटूट भावना का प्रमाण के रूप में खड़ा है जो चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद जरूरतमंद लोगों को अपना अटूट समर्थन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा इस वैश्विक पहल का नेतृत्व करती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अस्तित्व, कल्याण और गरिमा पूर्ण जो है समर्थन के लिए दुनिया भर में भागीदारी एकजुट करते हैं। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, और आपको बताना है इसमें चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, संगीत के, समाज सेवा या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार की जो स्थापना है वर्ष 1980 में होती है, यानी लगभग इसको 37 वर्ष हो चुके हैं। 1980 से यह पुरस्कार रेगुलर दिया जा रहा है, और सबसे पहले 1981 में नीरजा चौधरी को दिया गया था यह पुरस्कार। वर्ष 2022 के लिए चमेली देवी जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और धान्या राजेंद्रन को 2023 में यह पुरस्कार दिया गया है। चमेली देवी कौन थी? ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला भी थी। ठीक है, और द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। और ध्यान रखना ये जो पुरस्कार है केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 18 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। एंड द ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य दिवस दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक, देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है वर्ष 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में, और इसी स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। ओके। छठवां प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा वर्ष 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्या या फिर यंग इंडिया? एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यंग इंडिया जो है गांधी जी के द्वारा वर्ष 1933 तक इसको संपादित किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी फिर? देखिए, ये है यंग इंडिया न्यूज़पेपर। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी वर्ष 1919 में, और अंग्रेजी भाषा के इस समाचार पत्र का प्रकाशन अहमदाबाद से शुरू हुआ था, और 1933 तक गांधी जी ने इसका संपादन किया था। गांधी जी ने एक और महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर निकाला था इंडियन ओपिनियन के नाम से, ठीक है, 1904 में। चलिए, चौथा प्रश्न है, आपको बताना है द ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है बाढ़ की रोकथाम के लिए, दुग्ध की रोकथाम के लिए, या स्वच्छ जलापूर्ति के लिए, या मत्स्य उत्पादन के लिए। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दुग्ध उत्पादन के लिए जो है फेमस है ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत दुनिया भर में दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो था ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहला चरण था 1970 से 1980 तक, दूसरा चरण था 81 से 85 तक, और तीसरा चरण था 1985 से 1996 तक। इसका उद्देश्य भारत में दुग्ध की कमी को दूर करना था। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3 चरणों में होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम को, और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ वहां निःशुल्क पा सकते हो। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? चलिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से पहले प्रश्न को जो है अपने दिमाग पर जोर डालिए और खुद से पहले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शंस देखिए आप। अनुच्छेद संख्या 60, अनुच्छेद संख्या 60 में क्या कहा है? अनुच्छेद संख्या 60 में बोला गया है राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित जो प्रोविजन है, यानी राष्ट्रपति की जो शपथ से संबंधित है, वो बोला गया है। आपको पता होगा हर 5 साल बाद राष्ट्रपति जी चेंज हो जाते हैं, तो शपथ का यूज तो हुआ है, इस आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 356, अब आप बताइए आर्टिकल नंबर 356 में है क्या? देखिए, आर्टिकल नंबर 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन तो कई बार और कई स्टेट्स में लग चुका है। आर्टिकल नंबर 352 में क्या है? देखिए, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये आर्टिकल नंबर 352 का यूज किया जाता है। ठीक, बट आर्टिकल नंबर 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि वित्तीय आपात की का जो ये आर्टिकल है ये इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, चलिए, यानी भारत इतना कमजोर नहीं है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ सके। ये रही उनकी डिटेल है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आप चाहो तो इनको यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है। 9वां प्रश्न है, भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी बॉडी है जो आदर्श आचार संहिता को लागू करती है जब भारत में चुनाव होते हैं? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या फिर भारतीय चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, रूल रेगुलेशन, किसी पार्टी को रद्द करना, किसी पार्टी को कौन सा दर्जा देना है, राज्य स्तरीय दर्जा, राष्ट्रीय स्तरीय दर्जा देना है, चुनाव चिन्ह देना, ये सब आचार संहिता सब चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चुनाव आयोग जो है। अब आप मुझे बताइए भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन जो है आर्टिकल किस आर्टिकल में किया गया है? चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और आपको पता होगा जो मतदान दिवस हम 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं भारतीय मतदान दिवस। क्यों? क्योंकि 1950 में 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन नामावली, इसका जो अन्य कार्य हैं जैसे निर्वाचन नामावली को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को पंजीकरण करना, निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करना, निर्देशक तथा आयोजन करवाना, तथा आचार संहिता को लागू करवाना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं।
10वां प्रश्न है, किस दर पर, देखिए इसको सही कर लीजिए, जिस दर पर, यह है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि आरबीआई अब वाणिज्यिक बैंकों से पैसा ले रहा है उधार, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देता है। ठीक है, और उसी ब्याज को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और रेपो रेट इसका उल्टा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, रेपो रेट इसका उल्टा होता है। अच्छा, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था बैंक रेट के बारे में, बहुत ही अच्छे से हमने 2 या 3 वीडियो में डिस्कस किया है इनको। आप हमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, बैंक रेट कहते किसे हैं। चलिए हम ही बताते हैं। देखो, मार्केट में पैसे की तरलता जब बढ़ती है, कब? जब बैंक रेट कम कर दी जाती है, यानी आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया, तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेंगे उधार, क्योंकि फिर उनको जो है कम ब्याज देना होगा। ये वही ब्याज बैंक रेट कहलाती है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो है, अगर आरबीआई से ज़्यादा पैसा ले लेती हैं, अगर आरबीआई ने ब्याज दर कम कर रखी है, तो मार्केट में पैसे की तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसी तरलता को कम करने के लिए जो है आरबीआई फिर से मार्केट से उस पैसे को अपने पास इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। और जब वाणिज्यिक बैंकों को रिवर्स रेपो रेट दर ज़्यादा मिलेगी, तो क्या करेंगी वाणिज्यिक बैंक? मार्केट से अपना जो भी पैसा है उसको इकट्ठा करके आरबीआई में जमा कर देंगी, और आरबीआई फिर उसके बदले में उन वाणिज्यिक बैंकों को अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देगा, यानी ब्याज देगा, और उसी ब्याज को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा जमा किए गए धन पर जो ब्याज मिलता है, उसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, ये डिटेल है इसकी। ओके, चलिए। 11वां प्रश्न है, कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? समुद्री पत्तन यानी जो बंदरगाह होते हैं ना, वो नहीं है। पारादीप, हल्दिया, डायमंड हार्बर या फिर गहमरा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी डायमंड हार्बर कोई पत्तन नहीं है, ये एक शहर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डायमंड हार्बर हुगली नदी के तट पर बसा एक उपनगर है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी परगना यानी 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है। इसके निकट हुगली यानी गंगा नदी की एक वितरिका है हुगली, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और यह पर्यटन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। कौन सा? डायमंड हार्बर। पारादीप जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, ओडिशा में महानदी के मुहाने पर बना हुआ है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित एक बंदरगाह है, और घमरा भी एक ओडिशा में भद्रक जिले में बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। ठीक है, तो पारादीप, हल्दिया और घमरा दोनों तीनों बंदरगाह हैं, बट डायमंड हार्बर एक प्रमुख शहर है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलिए। 12वां प्रश्न है, आपको बताना है औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टपकन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये संबंधित है शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। देखिए आपको पता होगा, जब आपने एक्ट पढ़े होंगे, तो 1813 के एक्ट के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन भारतीयों की जनसंख्या उस समय भी ज़्यादा थी, 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, उन्होंने सोचा कि इस 1 लाख रुपए से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम एजुकेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने इस डाउनवर्थ फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाने का प्रयास किया, कोशिश की। यानी कि वो समाज के कुछ लोगों को ही एजुकेट करेंगे, और फिर उनसे उम्मीद करेंगे कि वो समाज के जो निचले लोग हैं और ज़्यादा उनसे नीचे के लोग हैं, उनको एजुकेट करें फिर ये। तो इस तरीके से, यानी कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए, इसका नाम टपकन का सिद्धांत क्यों पड़ा? सपोज दैट ये कोई छत है, छत से लीकेज हो रहा है, यानी पानी गिर रहा है बूंद बूंद करके इधर। तो आप देखोगे जमीन पर एक समय के बाद जब पानी रेगुलर गिरता रहेगा, तो ये जमीन पहले थोड़ी गीली होगी, फिर ज्यादा गीली हो जाएगी, है ना? इस तरीके से जो जमीन का जो क्षेत्रफल है वो गीला होता रहेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ता रहेगा। उसी तरीके से इन्होंने सोचा, जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा कि समाज के जो कुछ ही लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको शिक्षित करेंगे। बुद्धिजीवी तो ऑलरेडी शिक्षित होते हैं, मतलब समाज के कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे। फिर इनसे उम्मीद की जाएगी कि समाज के भी और लोगों को शिक्षित करें, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि और ज़्यादा लोगों को फिर ये लोग शिक्षित करेंगे। फिर उनसे उम्मीद ये की जाएगी कि ये और ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है एजुकेशन जो है छन छन के जन सामान्य तक यानी नीचे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी को एक शब्द में बोलते हैं टपकन का सिद्धांत। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिए।
ये इसकी डिटेल है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी नीचे की ओर छन के जाने की सिद्धांत जो शिक्षा थी उसका सिद्धांत जो है उसको अपनाया था। क्योंकि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि के लिए मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था, यानी जो पैसा था जिस भारतीयों की शिक्षा के लिए वो बहुत कम था। इसीलिए यह तय किया गया कि उसे उच्च और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों तक शिक्षा जो है खर्च किया जाएगा। ये जो है पैसा खर्च किया जाएगा उनके लिए, और उन लोगों से ये आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम करेंगे। इसे एक शब्द कहते हैं, इसे एक भाषा में बोलते हैं टपकन का सिद्धांत। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, शिक्षा छन छन के नीचे तक पहुंचेगी, जन सामान्य तक। 13वां प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? अगर किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध जो है स्थिर रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर उनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए घटेगा, अगर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करते हैं तो घटेगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में भी जान लेते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है, और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 102 से 1 ओम के बीच होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर कम होगा। ध्यान रखना, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाया जाएगा अगर अर्धचालक का, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। ओके। 14वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? आपको बताना है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत में। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी। देखिए ऑप्शन का जो आंसर सही ऑप्शन है हमारे प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी है। अरावली भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। और अरावली है कहाँ, आप मैप में देखिए और राजस्थान की तरफ देखिए, ये है अरावली। ठीक है, ये देख रहे हैं, यही है अरावली माउंटेन रेंज। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अरावली माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना जो है अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से की जाती है, क्योंकि वो भी प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में एक स्थित पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और यह संसार की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ध्यान रखना इसको भी। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण दो भागों में इसको बांट देती है। ठीक, अपना जवाब जो है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिपकिला, जोजिला, नाथुला या जलेबला। देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है दर्रा यानी पास है कौन सा, शिपकिला। ठीक है, चलिए और भी प्रमुख पासेस हैं उनको हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। जैसे शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। जोजिला, बनिहाल, काराकोरम, पीर पंजाल और बुर्जिला ये आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। नाथुला और जलेपला बहुत ही फेमस दर्रा है और ये सिक्किम के हैं। नीति, माना और लिपुलेख ये उत्तराखंड के हैं। बोमडिला और दिफू अरुणाचल प्रदेश के हैं। पालघाट और सेनकोटा ये केरल के हैं। भोरघाट और थालघाट, एक सेकेंड, भोरघाट और थालघाट जो है महाराष्ट्र के हैं। बहुत ही फेमस हैं ये दर्रे, इनको ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न, अगर दर्रों से प्रश्न आया तो यहाँ से बाहर तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बार ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।